वो प्रत्येक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है, गलत। और दूसरा नंबर में दिया है सूर्य चंद्रमा, बताओ ये सभी अन्य वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड का नाम है। सही। सूर्य हो, चंद्रमा हो या और कोई खगोलीय पिंड जो आसमान में रात में चमकता है, सबका कहलाता है खगोलीय। सही। दूसरा नंबर में दिया है सही कथन चुनिए। पहला में दिया है सूर्य से दूरी के सही कथन चुनिए। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है। सही की गलत? हाँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? सूर्य के बाद सबसे पहले बुध के बाद बुध के बाद सूर्य, सूर्य के बाद सूर्य के बाद तेमा में आया पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा में तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है सही है। और दूसरा नंबर में दिया है पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। तेमा सबसे बड़ा भाई, इससे पहले चार को कौन है? बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद पृथ्वी। सबसे पहले आवेगा बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण के बाद तब आवेगा दिया है पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, तो 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। छठा सबसे बड़ा ग्रह थोड़े, सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण के बाद पृथ्वी के पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा नंबर में दिया पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है, गलत। तीसरा नंबर में दिया है पृथ्वी का आकार गेंद के समान है। पृथ्वी का आकार कैसा? पृथ्वी का आकार गुहा, पहले ना बताएंगे। पृथ्वी का आकार पूछे, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? गुहा, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है जियोइड। जियोइड है या गुहा है, दोनों एक चीज है। ये वो अंग्रेजी टर्म है, वो हिंदी टर्म है। अरे हिंदी में इसी को हम गुहा कहेंगे और अंग्रेजी में इसी को हम जियोइड कहेंगे। तो पहला सही है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब दूसरा नंबर तीसरा नंबर गलत। तब पूछा है कि सही कथन चुनिए, तो सही कथन वाले तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर में दिया है, देखिए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया है और उस पर आपको विचार करना है कि कौन सही है कौन गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला नंबर में दिया है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। क्या जितना भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर, जितना भी ग्रह आता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। बताए थे वही ग्रह जो ग्रह है मतलब से पृथ्वी है हमारे, तो पृथ्वी में 2 प्रकार का गति होता है, एक घूर्णन एक परिक्रमा। तो प्रत्येक ग्रह में 2 प्रकार का गति, एगो घूर्णन होगा एगो परिक्रमा। घूर्णन क्या कहेंगे? अगर अपने अक्ष पर घूम रहा है तो घूर्णन, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है परिक्रमा। अगर अपने अक्ष पर घूम रहा है तो क्या कहेंगे? घूर्णन, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है परिक्रमा। और कोई किसी भी ग्रह का जो परिक्रमा पथ होता है, परिक्रमा पथ कैसा होता है? परिक्रमा पथ, अगर परिक्रमा पथ पूछेगा तो कैसा होगा? एक ग्रह का भी नियम है। अरे ग्रहों के गति का नियम, अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो ग्रहों के गति का नियम कौन दिया? एक ग्रह का गति का पहला नियम क्या कहता है? पर एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य जो है ये दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है और वृत्त में केंद्र होता है। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, वृत्त में क्या होगा? केंद्र। लेकिन अगर दीर्घवृत्त तो दीर्घवृत्त में क्या होगा? फोकस। ठीक है, और सूर्य कहाँ होगा? तो दीर्घवृत्त के फोकस पर। कोई भी ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है इसका परिक्रमा पथ कभी भी वृत्ताकार नहीं होगा, कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार। और सूर्य जो होगा इस दीर्घवृत्त में कहाँ होगा? फोकस पर। तो पहला में दिया है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, गलत है ये। दूसरा नंबर में दिया है
सूर्य से दूरी के सही क्रम बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। गलत है। सबसे पहले कौन आवे? बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण नंबर हो गया यूरेनस। अगर बात वरुण नंबर हो गया नेपच्यून। ये भी उल्टा लिखा है, पहला दूसरा सही है और दूसरा चौथा को कुछ नहीं किया है, उलट दिया। ये भी गलत हो गया। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ना को एक ना को माने दोनों में से कोई भी कथन इसका सही नहीं है। चौथा नंबर मिलाने के लिए दिया है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या से मिलान कीजिए। सबसे पहला में दिया है नेपच्यून का उपग्रह नेपच्यून का 16 नेपच्यून का 16 और नेपच्यून का प्रमुख उपग्रह और ट्राइटन हो गया, प्रोटियस हो गया, जैसे ट्राइटन प्रोटियस, ये सब किसका उपग्रह है? नेपच्यून का। और दूसरा में दिया यूरेनस 28 को दिया, वर्तमान में 29 को। फिर अब एनसीईआरटी की किताब से 5 साल पहले लिखा दिया था, और 5 साल के बीच में अगर किसी का खोज हुआ है इक्वेट होगा नहीं, इसमें से 28 दिया है, होना चाहिए 29। तीसरा नंबर में दिया बृहस्पति का 101। चौथा में दिया मंगल 2 ओबोस और डिमोस। पांचवा नंबर पे मिलाने के लिए दिया है इसमें कथन और कारण। इसमें कथन दिया है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, सही भी गलत? हाँ सही है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। और एक सवाल यहाँ से पूछेगा कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है? कितना प्रतिशत अगर पूछेगा तो कितना प्रतिशत? 59। तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देगा? केवल एक ही भाग दिखाई देगा, सही है। और दूसरा में दिया है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। हां चलो बता 27.3 तो 27 दिन में अप्रोक्स माना जाता है, ये भी सही है। इसमें कथन कारण सही कि गलत? दोनों सही है। कारण कथन का व्याख्या है कि ना? हां डबल ये मान ये चौथा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से आने खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यहाँ पे सुन लो, पूरा वाक्य सुन लो। यहाँ पे लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्या है कि ना? हमने कहा इससे आगे का था वाला। अरे इससे पहले भी हम बताए थे, जैसे चंद्रमा जो है जितना समय में लगभग अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है उतने समय में पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है। और ये दोनों मिल के क्या करता है? ये दोनों के कारण ये होता है कि चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। पचवा में दिया है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, सही कि गलत? सही है। और कारण में दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, सही कि गलत? सही है।
व्याख्या है कि ना? छठा नंबर में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर में दिया है उपग्रह अपने ग्रहों के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। जैसे अभी हम डायग्राम बना लिए, इसे मान लीजिए ये हमारा सूरज है। सूरज के चारों ओर कौन घूमेगा? पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमेगा? चंद्रमा। तो कोई भी ग्रह, अगर कोई भी ग्रह है, ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं पृथ्वी हमारा, अगर पृथ्वी हमारा सूरज का चक्कर लगा रहा है, अगर चंद्रमा सब पर ये जे पड़ी रहेगा, ठीक है, बोले पृथ्वी के चंद्रमा है, तो जो टहल गया गिरे मत फिर भी ऐसे होता है? नहीं होता है। तो कोई भी ग्रह जो है अपने उपग्रह के साथ इसका चक्कर लगाता है सूरज का। तो प्रत्येक ग्रह जो है अपने उपग्रह के साथ सूरज का चक्कर लगाता है। मतलब अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी के साथ ये सूरज का चक्कर लगा रहा है। अरे कोई भी खगोलीय पिंड अगर हम देख रहे हैं, कोई भी खास करके हमारा आकाश मंडल, हमारा सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में जितना ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ठीक है ना, ये सारा का सारा किसका चक्कर लगाता है? सूरज का। तो ये ग्रह अगर मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी अगर हमारा सूरज का चक्कर लगा रहा है तो पृथ्वी के साथ चंद्रमा भी तो घूम रहा है ना। तो जितना जितना भी ग्रह है अपने उपग्रह के साथ सूरज का चक्कर लगाता है। सही तो है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाएगा और चंद्रमा नीचे पड़ी रहेगा, तो पृथ्वी अगर निकल के यहाँ पड़ गया तो ये घूमेगा कितना? अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी पहले यहाँ पे, अब पृथ्वी यहाँ पे नहीं, पृथ्वी यहाँ से निकल के ही यहाँ पे आ गया, तब ये कितना चक्कर लगेगा? कोई है जगह चक्कर लगावेगा? नहीं लगावेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होता। जैसे ध्वनि में कैसे होता है? चल हाँ चाय पिए ना, तो जो ना पी के आवे ना, हमें जरा आई अब, ऐसे नहीं होता है। बोले सोच लीजिए गली में कितना दोस्ती है कि चाय मत कहियो साथ में डाल, आई मत कहियो साथ। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ग्रह जो है भाई कोई किसी ग्रह का जो उपग्रह है, ये वह उपग्रह का चक्कर लगाएगा, सूरज का चक्कर नहीं लगाएगा, ये सूरज का भी चक्कर लगाएगा। तो प्रत्येक ग्रह अपने उपग्रह के साथ सूरज का चक्कर लगाता है। ऐसा ही है। और दूसरा नंबर में दिया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना? चंद्रमा का व्यास कितना है? अब ये बताए कि पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी, यानी पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा का जो केंद्र है, दोनों के बीच का दूरी कितना? 3,84,400। अगर इतना बड़ा का इसका व्यास होगा तब पृथ्वी के व्यास अगर इधर 4 गुना अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तब पृथ्वी के व्यास कितना? बोले 12 किलोमीटर। बोले एक जरा सा उदाहरण दे दो। अगर हम पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को 100% मान, तो पृथ्वी के कितना प्रतिशत भाग पर आपके भारत का विस्तार है? पूरे पृथ्वी के कितना प्रतिशत भाग पर आपके भारत का विस्तार है? 0.2। अगर हम पृथ्वी का अगर हम बात करें, अगर हम पृथ्वी को देखें तो पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को अगर हम 100% मानते हैं, ठीक है, तो 100% मानेंगे तो क्या होगा? 70.8%। अप्रोक्स मान लीजिए 71% है। 71% भाग पर किसका विस्तार? जल। और 29.2% अप्रोक्स मान लीजिए 29%। 29% भाग पर किसका विस्तार? स्थल। तो ये जो 29% भाग है ना, इसका 2.4% पर हमारा भाग है। तो हम किसका पूछे? ये पूरा दोनों मिला के पूछे। 0.2। अगर सवाल पूछेगा कि भाई जो पृथ्वी जो भारत है हमारा,
पूरे पृथ्वी का के परसेंट भाग याद रखिएगा 0.5 माप लिख रहे हैं हम। पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को अगर हम 100% मानते हैं, ठीक है ना, तो हमारा भारत के पास कितना कितना हिस्सा आता है 0.57%। और अगर स्थल मंडल जो है ना, जो स्थल मंडल 29% है, अगर हम इसको 100% मान लेते हैं तब हमारे पास कितना हिस्सा है 2.4%। तो पूरे पृथ्वी का पूछेगा तो 0.57%, और अगर स्थल मंडल का पूछेगा तो 2.4%। ये स्थल मंडल का है ना कि पूरे पृथ्वी अब इतना बड़ा एरिया रहेगा, आपको के क्षेत्र पर बढ़ा दो थोड़ा सा, हम इतना वो पृथ्वी और हमें से कितनी सुन मिलेगा हमारा, तो इतना बड़ा आबादी, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश, पूरा देश सुनाओ। तो अगर सवाल पूछेगा चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास कितना 3474 किलोमीटर, 3474 किलोमीटर। अब पृथ्वी का तो बताए थे ना, पृथ्वी कितना बताए थे 12756 किलोमीटर, और अगर पृथ्वी का पूछेगा तो पृथ्वी का कितना 12756 किलोमीटर। आप इसको देखिए व्यास क्यों बन जाता है, तो व्यास निकालिएगा तो हाँ प्रूफ है, इसको देखिए व्यास है, दोनों का इसको देखिए व्यास। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का एक दिहाई है, गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। 7वां नंबर में दिया है निम्न ग्रहों में से किन ग्रहों कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। तो दो ऐसा ग्रह है हमारे पास जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ग्रह ये कल बताए कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्लूटो जब था तब हमारे पास 9 ग्रह, प्लूटो को जब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया तो वर्तमान में देखो 8 ग्रह। अब 8 उपग्रह में से एक उपग्रह ऐसा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये वो बुध है, ये वो शुक्र है। तो पूछा है कि निम्न ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है, ये वो होगा बुध है, वो होगा शुक्र। 8वां नंबर में दिया है, देखिए तत्वों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया है अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। क्या बताया इसमें सही है, कौन सी लिखा है यहां पे लिखा है ना कि चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। तो अमावस्या को नहीं देखा जा सकता है, यह देखा जा सकता है पूर्णिमा। अरे अमावस्या के दिन जब चंद्रमा नहीं दिखेगा तो गढ़वा कैसे दिखेगा, छाया कैसे दिखेगा? तो छाया देखने के लिए पहले तो चंद्रमा को देखना चाहिए ना, तो अमावस्या को चांद तो दिखेगा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान और गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है, गलत है। दूसरा नंबर में दिया है ज्योमेट्री का अर्थ है पृथ्वी का माप। देखिए यहाँ पे बॉक्स बना के दिया है जियोलॉजी, जियोइड, जियोग्राफी, भूगोल, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जियोग्राफी। जियो मतलब क्या होता है पृथ्वी, ग्राफी मतलब क्या होता है, तो जियोग्राफी का क्या होगा पृथ्वी की सतह का वर्णन, याद रखिएगा जी। और जियो से 3-4 शब्द बनता है, ये जो शब्द बनता है का, ये शब्द क्या हो गया जियोग्राफी। जियोग्राफी का क्या होगा पृथ्वी की सतह का वर्णन, पृथ्वी की सतह का वर्णन। दूसरा जो टर्म आता है ये है लॉजी, मतलब यहाँ पे शब्द क्या बना जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या हो गया पृथ्वी का, पृथ्वी का अध्ययन। एक शब्द बनता है हमारा जियोमेट्री, जियो है और मेट्री, जियोमेट्री जो हो गया पृथ्वी का माप, पृथ्वी का माप।
एक शब्द बनेगा ऑय, मतलब ये हो गया जियोइड। जियोइड मतलब हो गया पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। अब पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड। इसलिए पृथ्वी का अगर आपका आकार पूछेगा तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड। तो बॉक्स बना के दिया है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी अंग्रेजी का एक शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है। मतलब ज्योग्राफी शब्द कौन भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से या ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्ण या पृथ्वी का विवरण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जियो, जियो का अर्थ है पृथ्वी, जी खाली ताजी नहीं होता, जियो का जियो का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। यहाँ पे चार बना के दिया है ना, बना हुआ या पहला दिया जियो, जो बात सबसे ऊपर में दिया लॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का। दूसरा में दिया मेट्री, जियोमेट्री का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का नाप। और तीसरा में दिया ऑइड, जियोइड, जियोइड का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के समान आकार या पृथ्वी के आकार के अनुरूप जियोइड। छठा का है तो थोड़ा सा आसान लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना, 17वां का तेरे से ठीक काम है, तो अगर पास आइए अथवा गुना कर नस नॉलेज सब मिला। दूसरा नंबर में दिया ज्योमेट्री का आपका पृथ्वी का माप सही की गलत है। और तीसरा नंबर में दिया है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति पृथ्वी का माप सही की गलत है, सही। और तीसरा नंबर में दिया है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति जो 20 जुलाई 1869 सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर 20 जुलाई 1969 20 जुलाई 1969 किस अंतरिक्षयान से? अपोलो 11। कौन अंतरिक्षयान से? अपोलो 11। तब 20 जुलाई 1969 वो नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। और अंतरिक्षयान पूछेगा तो अपोलो 11। अपोलो 11 एक ही ना सर 20 जुलाई अरे 20 से 24 के बीच में आता है, 3 तरह के चीज मिलेगा। बढ़ता है जी, आपकी पेशेंट है 62 बढ़ता है। देखो यार रोचक तथ्य सुन, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये हम नहीं कर रहे थे, हम गए गलत बार पानी के कहते हैं लुसेंटवा मेरे वो दो गलत है। अच्छे मास्टरवा धोनी के पढ़ा रहे लुसेंटवा ओकरो नहीं पता कि कहां गलत। तो बार पानी के बार कर रहे पहले वाला जमाना लग गया भाई। इस वाला बात से भी आज के डेट में सभी उदाहरण भी है। पिछला 4-5 एग्जाम उठा के देखो, ये वो सवाल पूछा है। दरोगा पीटी हुआ, दरोगा मेंस हुआ, एडीओ लिया, लुसेंट से उठा के देखा तो 20 क्वेश्चन है लुसेंट से। और लुसेंट में ये वो गलती नहीं है, बहुत गलत है। हम नहीं करते, देखो ना सामने एनसीईआरटी का, जब एनसीईआरटी का मतलब भारत सरकार का था, हम थोड़े कर रहे हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी का कब गया? अरे 1961 पोस्ट ऑफ ए। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पूछेगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा, अपोलो 6 1963।
अपोस्ट्रोफ ए अपोस्ट्रोफ 6। तो अगर सवाल पूछेगा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? यूरी गागरी। अब अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पूछेगा चंद्रमा पर नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरी। सही आ गया। 1901। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला में क्या बताया? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। नंबर से पकड़ लो, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये कहीं आ गए 1923 में। देखो पोस्ट ऑफ ये, देखो पोस्ट ऑफ 6। ये जो गया पोस्ट ऑफ ये, ये जो गया पोस्ट ऑफ 6। अंतरिक्ष अगर आप अगर पूछेगा क्या देखिए पोस्ट ऑफ ये, दोनों ये पोस्ट ऑफ 6। सत्तावन लाइका 57 नहीं आता लाइका भारत से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति राकेश 1984। प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में कल्पना चावला 1997। अरे राकेश शर्मा 1984, कल्पना चावला 1997। कल्पना चावला पहली महिला, राकेश शर्मा प्रथम व्यक्ति। में भी 1 और 3 गलत है, तुम सही। रोमन नंबर में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट है, इसमें आपको देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। पहला नंबर में दिया है आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक गैस और तरल पदार्थ से बने। आंतरिक ग्रह जो पदार्थ से बना हुआ है। थोड़ी स्लो लिखते हैं, थोड़ा तेज चलाओ। इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है, या इसी को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब बृहस्पति, शनि, अरुण और रवि। अरे सूर्य के बाद सबसे पहले कौन आ गया? बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको कहते हैं आंतरिक। क्या कहते हैं? आंतरिक, या एक लिए कहा जाता है पार्थिव। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह का एक मतलब ये होता है कि जितना ग्रह आप देख रहे हैं ना, सब चट्टान का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो बाकी जो अंतिम वाला जो चार्ट है, इसको कहा जाता है जोवियल ग्रह। क्या कहा जाता है? जोवियल, या एक लिए कहा जाता है वायु, ठीक है। और ये जो चार को लास्ट वाला देख रहे हैं ना, ये किसका बना हुआ है? तो गैस और धूल, ठीक है। पहले वाला चार को ठोस और बाकी वाला चार को गैस। तो इसमें दिया है आंतरिक जो सूर्य के बहुत नजदीक गैस और तरल पदार्थ से बने हैं, गलत है। दूसरा नंबर में दिया है आंतरिक ग्रह में केवल बुध, एक आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन आ रहा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सही है। तीसरा नंबर में दिया है वायु ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, वे चट्टानों से बने, गलत है।
ये गैस का बना हुआ है, माने ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है चट्टान। ये किसका बना हुआ है? गैस। तो दूसरा नंबर में दिया है पाए ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है वे चट्टानों से बने हो गलत। चौथा में दिया है पाए ग्रह में बृहस्पति शनि यूरेनस अनेचुन आते हैं, सही है। माने में 1 और 3 गलत और 2 और 4 सही है। 10वां नंबर में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। यहाँ बृहस्पति जो डाल दिया है गलत है ना, बृहस्पति नहीं होना चाहिए। बृहस्पति कहाँ आ रहा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, बृहस्पति नहीं होगा। यहाँ पहला जो दिया, पहला जो स्टेटमेंट दिया गलत। और दूसरा में दिया है सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि और यूरेनस के पास, माने अरुण के पास, शनि और बृहस्पति के पास। सबसे ज्यादा उपलब्ध किसके पास? शनि के पास और बृहस्पति। में दोनों गलत। 11 नंबर में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। सही है, देखो बताए थे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना? 1/4। या हम इसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सही है। चंद्रमा का दूरी कितना? 3,84,400 किलोमीटर। जरा में 2 को दिया, दोनों सही है। पहला नंबर में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल बृहस्पति और शनि के पास चले, केवल बृहस्पति शनि के चारों ओर चले। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यहाँ में 3 को दिया है लेकिन होता है 4। यहाँ में 3 को दिया है तो याद रखिएगा। यहाँ में क्या दिया है? केवल बृहस्पति और शनि के चारों ओर चल रहे हैं, गलत है भाई। कितना छठा होता है? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण के चारों ओर चल रहा है, तो पहला गलत। दूसरा नंबर में दिया है पृथ्वी से हम इन छतों शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। सही है, सही है, शक्तिशाली दूरबीन से देख सकते हैं। 13 नंबर में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक जो सूर्य से बहुत नजदीक है वे गैस और तरल पदार्थों से बने, गलत। ठोस चट्टान से बना है। और दूसरा नंबर में दिया है जो सूर्य से बहुत दूर है वे चट्टानों से बने। में 2 को दिया, दोनों गलत। उपयुक्त में से कौन सा से कदम सकते? ना तो एक ना तो उर्सा नेचर या बिग बी किस तरह की एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी में आते हैं? नक्षत्र मंडल या तारा मंडल क्या होता है पता है? तारा मंडल के नवासी तारा मंडल के वो और अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से तो अंतरिक्ष में अगर तारा मंडल पूछेगा तो तारा मंडल 89 को और अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से मान्यता प्राप्त पूछेगा 88 को, जिसे मान्यता प्राप्त 88। तो या उर्सा नेचर या बिग बी किस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी में आते हैं? तो नक्षत्र मंडल अंतराल नहीं। और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, जो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित हो और जो सूरज के चारों ओर चक्कर है। और इसका एक विशेषता और भाई ये टिप्टिमाता नहीं है, ग्रह में टिप्टिमाता है, तारा टिप्टिमाता है। 15 नंबर में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया है जैसे जैसे आप ईश्वर वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप ईश्वर रेखा से दूर जाइएगा तो अक्षांश का जो आकार है
अक्षांश का आकार क्या होगा? घटेगा। बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अरे सबसे बड़ा वृत्त हमारा कौन सा? विषुववृत्त। बाकी जितना भी वृत्त है सब क्या है? सभी से छोटा है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी, तो ई वाला जो वृत्त बनेगा हमारा क्या हो गया? विषुववृत्त। ठीक है, अब मेरा से ऊपर बढ़ते चल जाइए क्या होगा? छोटा होते चल जाएगा। मेरा से नीचे बढ़ते चल जाइए क्या होगा? छोटा होते चल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कौन हो गया हमारा? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा से चाहे उत्तर जाइए चाहे दक्षिण जाइए, भाई जो अक्षांश का आकार हमारा क्या होगा? घटेगा। तो दिया है जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। गलत, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता है। कारण में दिया है पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी सही है। अरे पृथ्वी का जो आकृति बताए थे ना कि पृथ्वी लगभग गोल, ठीक है, लेकिन गोल ये गेंद के समान नहीं है। गेंद के समान हम इसको इसलिए नहीं कहते हैं कि दोनों के ऊपर क्या है? चपटा, ठीक है। इसका जो आकृति बनता है, आकृति को क्या कहते हैं? भुआ। तो पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। केवल कारण से चौथा ऑप्शन, अरे केवल कारण सही है मतलब गलत है। तो पहला आंसर होगा 16 नंबर में दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है ग्रीन बीच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीन बीच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। कब बताया ग्रीन बीच मतलब कितना डिग्री देशांतर? ग्रीन बीच मतलब 0 डिग्री देशांतर बताया था ना कि जैसे पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी के इस तरफ अगर 0 डिग्री हो तो इसके ठीक इस तरफ कौन रहेगा? 180 डिग्री। 0 डिग्री अगर है तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मैथ में यही कंडीशन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है। जैसे मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश है तो 0 डिग्री के सामने है। अब यहाँ से पूर्व बढ़ते चल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से पश्चिम की ओर बढ़ते चल जाएंगे। तो हमारा जो पृथ्वी है पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व। सूर्योदय हमारे पड़े कहाँ हो? सूर्योदय हमारे पहले पूर्व होगा। इस तरफ क्या हो? तो इस तरफ हो गया हमारा पूर्व और इस तरफ क्या हो? इस तरफ हो गया हमारा पश्चिम। तो सूर्योदय अगर पहले पूरब में होगा तो पूरब का समय आगे रहेगा और पश्चिम का समय क्या रहेगा? पीछे। ये भी बताए थे कि सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट, ठीक है। इसलिए जो समय हम लोग मानते हैं तो 15 चौके 7 मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री। तो इसमें स्टेटमेंट दिया है कि ग्रीन बीच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीन बीच समय से पीछे, तब पूर्व वाला आगे ना है। पूर्व का समय क्या है? आगे। और पश्चिम का समय क्या है? पीछे। पश्चिम का समय पीछे। तो ग्रीन बीच से पूर्व का समय ग्रीन बीच समय से पीछे होता है जबकि पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। गलत है। पश्चिम के पीछे। और दूसरा नंबर में दिया है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। यही वजह है कि हमारे यहाँ सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व। और सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम। दो ग्रह जो है ये उल्टा डायरेक्शन में घूमता है। कौन कौन? दक्षिणावर्त का वामावर्त पूछो। हमारा घड़ी का सुई हमेशा ऐसे घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है। पश्चिम है कि पश्चिम से पूर्व? पूर्व से पश्चिम है कि पश्चिम से पूर्व? पूर्व से पश्चिम। एक हम कह रहे हैं पश्चिम से पूर्व। एंटी क्लॉकवाइज है ना। 1
और एंटी क्लॉकवाइज माने वामावर्त, दक्षिणावर्त नहीं वामावर्त। 16 नंबर में पहला गलत है, दूसरा सही है। 17 नंबर में दिया है कथन पर विचार कीजिए। भारत 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर को यम उत्तर माना गया है। गलत। हम ग्रीनविच से पूरब में, ग्रीनविच से पूरब में तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ना, 82.5 डिग्री पश्चिमी नहीं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत में 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर को मानक यम उत्तर माना गया है। गलत। दूसरा नंबर में दिया है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। यहाँ पे दिया है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र, 15 डिग्री अक्षांश नहीं, 15 डिग्री देशांतर। 15 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 ये लिखा है 15 डिग्री अक्षांश, अक्षांश नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देशांतर। दोनों गलत। 18 नंबर में दिया है निम्न में से सही कथन चुनिए। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। गलत होता है। अरे पृथ्वी ये विषुवत रेखा हो गया, अक्षांश हम किस तरह के डिग्री पर? 1 डिग्री पर। तो 1 2 3 4 5 6 करके कहां तक जाएंगे? 90। इधर भी 1 2 3 4 5 6 करके कहां तक जाएंगे? 90 तक। तो 90 डिग्री जो है हमारा, ये 90 डिग्री कोई रेखा नहीं, 90 डिग्री हमारा क्या है? बिंदु। जब 90 डिग्री हमारा बिंदु है, अगर अक्षांश रेखा पूछेगा तो तो अगर रेखा पूछेगा तो 79 को ही पढ़ी, 79 को ही पढ़ी आए को बीच। अक्षांश रेखा अगर पूछेगा तो अक्षांश रेखा अगर पूछेगा तो अक्षांश रेखा हमारा क्या होगा? 79 + 79 + 7 मतलब बराबर कितना होगा? 179। 179 ना होगा। यही अगर पूछेगा अक्षांश, यही अगर पूछेगा अक्षांश तो 90 को ही पढ़ी, 90 को ही पढ़ी आए को बीच। नवासी प्लस 1। अरे 90 तक जाना है तो 90 के एक पहले कौन सी आती है? 89 + 1 और यही पूछेगा अगर अक्षांश तो ये हो जाएगा 90 + 90 + 1। 90 को ही पटी, 90 को ही पटी आए को पीछे। अगर अक्षांश खाली पूछेगा तो इसमें पहला कुछ ही दिया है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। सही की गलत? और दूसरा नंबर में दिया है पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360। सही है। और तीसरा नंबर में दिया है पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179। तो अक्षांश देखो है 181 और अक्षांश रेखा 179। हां तेरा बिल्कुल सही है। एक दिन गलत। 19 नंबर में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। पहले बताया जैसे
लिखा है, देखिए रस्मे नया पे लिखा है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विविध समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा कार्य तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंड अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, बॉक्स बना के लिखा है, क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। उन्हें क्या जान सकते हैं? यहाँ पे लिखा क्या है? देशांतर। गलत। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। गलत है। किसको जाना जा सकता है? अक्षांश। और दूसरा नंबर में दिया है, प्रत्येक समय चित्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। सही है। एक समय चित्र बराबर होता है 1 घंटा में कितने डिग्री देशांतर? तो पहला गलत है, दूसरा सही है। 20 नंबर में दिया है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। सही है। अरे क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है, पट्टी किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। सही है। दूसरा नंबर में दिया है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना से होकर भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र। ये वो जो दिया तेलंगाना, तेलंगाना गलत है। तेलंगाना की जगह पर क्या आएगा? खाली तेलंगाना में गलत है, बाकी सब सही है। तेलंगाना की जगह पर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। तीसरा नंबर में दिया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध का है। हां, कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। हां, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा ये दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो पहले भी बताया था सबसे दोस्त। अरे दूर तरीका से कर बताए थे ना। ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा क्या होता है? विषुवत रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे आ जाइए, ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ। ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? कर्क रेखा। ये क्या हो गया हमारा? मकर रेखा। ये क्या हो गया हमारा? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और ये क्या हो गया? अंटार्कटिक। मोटा तौर पर अगर हम करें तो ई वाला जो भाग हो गया, ये क्या हो गया हमारा? उष्ण कटिबंध। तो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या था? कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हमारा क्या था? उष्ण कटिबंध।
ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा? हाँ, ये क्षेत्र हमारा ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंध। ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा? शीतकटिबंध। और ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ये नॉर्थ पोल है तो साउथ। वो 90 डिग्री उत्तर है, वो 90 डिग्री दक्षिण। उत्तर वाला नॉर्थ और दक्षिण वाला साउथ। कभी इसमें दिया है कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र से दोष में कटिबंध कहते हैं। तो कर्क और मकर रेखा के बीच का रीजन क्या था? कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या था? तो तीसरा भी गलत है। तो आधा सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दो और तीन। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 80 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर है? अरे 80 जैसे ये ग्रीनविच हो गया हमारा 0 डिग्री है। अब यहाँ से कहाँ आ रहा है? पूरब। पूरब है ना, इधर वाला कुछ हो गया, इधर वाला हो गया पश्चिम। बता देगा पूरब में है, सूर्य हमेशा पूरब में हो। पूरब का समय कहाँ रहेगा? और पश्चिम का समय कहाँ रहेगा? पश्चिम का समय रहेगा पीछे। तो अगर मान लेते हैं कि 80 डिग्री है, तो 80 वाला मान लीजिए 80 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर क्या है? 4 80 चौके 80 चौके 320 बोले क्या मिनट? 320 बोले क्या घंटा होगा? 54 के 30 20 5 घंटा 20 मिनट। तो 5 घंटा 20 मिनट आगे की पीछे? आगे। 5 घंटा 20 मिनट आगे। जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का समय कितना? लॉन्गिट्यूड मतलब होता है देशांतर, लैटिट्यूड मतलब होता है चांद। दो को शब्द है, वो लैटिट्यूड है, वो लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड हो गया चांद, लॉन्गिट्यूड हो गया देशांतर। आप अचानक से समय नहीं निकाल सकते हैं। समय आपको जब भी निकलेगा देशांतर से ही निकलेगा। तो 180 डिग्री पर कितना? और 180 डिग्री पर कितना घंटा? 180 चौके पीछे 12 घंटा। यहाँ दोपहर का माना मजा है, रात का माना नहीं चलेगा। तो आपने कुछ थोड़े कुछ पूछा है। डायरेक्शन आगे पीछे देख नहीं पूछा है, भाई ये पट्टी है नहीं पट्टी है। अब 180 डिग्री 0 डिग्री के ठीक पीछे, 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री हो गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में। इस नंबर में दिया निम्नलिखित पत्रों पर विचार कीजिए। एक अंश के अंतराल पर कल्पित किए जाने वाला अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अक्षांश रेखा के दो अक्षांश रेखा 179 और एक अंश के अंतराल पर कल्पित किए जाने वाले अक्षांश की संख्या 179 अक्षांश की संख्या 181 उल्टा निकालेगा। उल्टा निकालेगा। 24 नंबर पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शीत कटिबंधों बहुत कम ऊष्मा मिलती है? अरे सूरज आपके ठीक ऊपर माथा पर ही नहीं करता। ठीक है, अरे चित्र देखिए होता क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे सूरज, ये पृथ्वी भी है, किस्मत रेखा पर जो सूरज का किरण चमकेगा हमेशा लंबवत। जितना आप आगे बढ़ते जाइए क्या तिरछा होते जाएगा। जब तिरछा होते जाएगा तो सूरज कभी भी क्षितिज के मध्य में मतलब आपके ठीक ऊपर नहीं आए। मतलब आपके जैसे हम लोग क्या कैसे होता है, आप एक ही चून को जाकर देखिए, आप एक ही चून को देखिएगा तो सूरज एकदम ठीक ऊपर आपके माथा पर चमके। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन जो है ये देखिए सूरज का जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होता है किसके बीच? कर्क और मकर के बीच होता है। कर्क और मकर के बीच में होता है। तो कर्क और मकर के बीच अगर हो रहा है तो कर्क से ऊपर जाइए या मकर से नीचे जाइए,
ठीक है, सूरज कभी भी आपके माथा के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो सूरज क्षितिज से ऊपर नहीं उठता है, इससे इसकी किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है। तो 25 नंबर में दिया है, जब लंदन में दोपहर का 2 बजे तो भारत में शाम के समय 7:30 क्यों बजते हैं? अरे हमारा जो समय है, ये देखो ग्रीनविच कहाँ है? ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है, तो उसका मानक समय कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। और हमारा मानक समय कितना है? 82.5। तो 82.5 डिग्री है, तो प्लस 5.5 है, माने 5.5 घंटा क्या है? आगे। अगर वहाँ पे दिन का अगर 2 बजा है, तो हमारे यहाँ क्या होगा? 7:30 बजे, मतलब वहाँ से आगे हमेशा समय रहेगा। सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है, सूर्यास्त हमेशा पश्चिम। उसको जब भी आगे बढ़ेगा तो पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा, ये पश्चिम से पूरब की ओर कभी नहीं आएगा। 26 नंबर में दिया है, ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ से सूर्य चमक रहा है, सूर्य, ठीक है। तो एक ऐसा रेखा बनेगा हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। एक ई पट्टी वाला जो रीजन है ना, और एक गोल है पृथ्वी, खाली वृत्त नहीं, ये गोल है, तो ये वो रेखा ई पट्टी में बनेगा, और ये वो रेखा इस नहीं, वो कर मुंह पट्टी में बनेगा, ठीक है। और ये जो रेखा बन रहा है ना, देखो ये क्या हो गया? ये पृथ्वी का अक्ष, और ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन आपका क्या है? प्रतिदीप्ति वृत्त। तो प्रति नैवा के ई पट्टी जे है या दी, और ई पट्टी जे या पर ई पट्टी कोची रहे दी, आई पट्टी कोची रहे। तो प्रतिदीप्ति वृत्त क्या कर रहा है? तो ये जो वृत्त बना ना, ई वाला जो वृत्त बना, ई वाला देखो पृथ्वी का अक्ष, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या बना देते हैं कि पृथ्वी ऐसे नॉर्थ पोल हमेशा यहाँ बनाते हैं और साउथ पोल हमेशा यहाँ बनाते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अगर हम ऐसे लाइन को खींचे ना तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ये कोण क्या डिग्री? 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ई जो हो गया हमारा, ये पृथ्वी का अक्ष हो गया, और ई जो हो गया ना, ये इल्यूमिनेशन लाइन हो गया हमारा। एक ई पट्टी हमेशा दिन रहेगा, आई पट्टी हमेशा, ठीक है। तो ई जो लाइन बना, ये रेखा से प्रतिदीप्ति, तो प्रतिदीप्ति वृत्त क्या कर रहा है? तीन और आंख वाला कर रहा है। एक तरह की प्रतिदीप्ति वृत्त एक तरफ 3 है, एक तरफ क्या है? 4। तो प्रतिदीप्ति वृत्त हमेशा 3 और आंख वाला करता है। किस वाला करता है? 3 और आंख। तो दिया है, ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रतिदीप्ति वृत्त हम पूरा करते हैं जो दिन और रात को विभाजित करता है। ये तापमान को विभाजित नहीं करेगा, इसको विभाजित करेगा दिन और रात। तो पहला सही कि गलत? दूसरा नंबर में दिया है, सूरज के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति घूर्णन गति कहते हैं। सूरज के चारों स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन गति कहते हैं। अब क्या बताया जैसे मान लीजिए पृथ्वी का ही वाला अक्ष, ये अक्ष के सहारे अपन केंद्र है, ये अपन जगह पर घूम रहा है ऐसे ये ग्लोब क्या ऐसे घूम रहा है, ये खाली ऐसे नहीं घूम रहा है, ये ऐसे भी घूम रहा है। चलो तो ई वाला जो अपना जो ऐसे घूम रहा है ना, ये ना कुछ ही कहेंगे घूम रहा है, ई वाला जो ऐसे घूम रहा है, ई वाला जो घूम रहा है या मैच पर घूम रहा है, अरे ई वाला मैंने वाई वाला लेमा को मिलाता ऐसे ना फोटो बनाया लीजिए, ऐसे ही तो बनाया है। पृथ्वी का सीधा थोड़े, पृथ्वी ऐसे नहीं, ऐसे रख कर देता, ऐसे रख, लेकिन है कैसे? ऐसे रख के दिखाई, देख नहीं दिखा दिखा सीधा रख लग है ना
तब पृथ्वी में दो प्रकार का है। एक हो तो अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये वाला गति, ये हो गया घूर्णन। आज पृथ्वी ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है। हाँ, ये हो गया परिक्रमा। तो कौन वाला पूछा? तो सूरज के चारों ओर घूम रहा है तो परिक्रमा, और अपने अक्ष पर घूम रहा है तो घूर्णन। दो होगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है तो अक्ष पर घूमेगा तो क्या कहेंगे? हाँ, घूर्णन। और सूरज के चारों ओर घूम रहा है, हाँ, सूरज के चारों ओर अगर घूम रहा है तो इसको कहेंगे परिक्रमा। अगर मंदिर गया है, मंदिर गया ना, निर्माण परिक्रमा किया होगा ना, परिक्रमा कैसे करता? परिक्रमा कैसे करता? मुझे बड़ी खड़ा हो कैसे से घूम के नहीं ना, परिक्रमा कैसे करता? मंदिर वहां के चारों ओर। तेरा में पहला बेटा दूसरा भी गलत। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष, सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो कक्षा में घूम रहा है घूर्णन कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। पर दूसरा सही होगा सर। मैंने पंडित जी कहते हैं अगर मंदिर गया, पंडित जी बोले कि भाई परिक्रमा कर, तो कुछ ही करता मुझे बड़े खड़ा कैसे से घूम लेता है हां, परिक्रमा हो लो। 27 नंबर में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी अयनांक की स्थिति 23 सितंबर को होती है। देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कैसे? थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे थोड़ा बिना देखे नहीं मुझे लगता है। चलो बिना देखे मुझे लगता है तो चलो इसको बनाइए। ये का है क्वेश्चन वो वाला। तो 27 नंबर में दिया है दक्षिणी अयनांक की स्थिति 23 सितंबर को होती है। ये मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये क्या हो गया? विषुवत रेखा। ये क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। ये क्या हो जाएगा? मकर रेखा। सूरज का जो भी फ्लक्चुएशन होगा कर्क और मकर रेखा के बीच में होगा। ठीक है, ये आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ। याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, देखो 21 मार्च और देखो 23 सितंबर। सूरज कहां का होगा? चमकेगा बीच में विषुवत रेखा। 21 मार्च के बाद छोड़िए 3 महीने तो कौची आएगा? 21 जून। 21 जून को कहां का चमकेगा? कर्क रेखा। और 23 सितंबर के बाद छोड़िए 3 महीने माने 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को कहां का चमकता है? मकर रेखा। देखो यहाँ में 4 को काला आता है 21 मार्च। 21 मार्च का जो कंडीशन है इसको कहते हैं बसंत ऋतु। क्या कहते हैं? बसंत ऋतु। और 23 सितंबर का जो कंडीशन है ये क्या कहते हैं? शरद ऋतु। शरद ऋतु। 21 जून का जो कंडीशन है 21 जून 21 जून इसको कहते हैं ग्रीष्म अयनांक। ग्रीष्म अयनांक। और एक बाद 22 दिसंबर 22 दिसंबर इसको कहते हैं शीत अयनांक। शीत अयनांक। ग्रीष्म अयनांक कोई भाई एनसीईआरटी में लिखता है उत्तरी अयनांक। उत्तरी अयनांक।
और इसको लिखता है दक्षिणी आयाम, दक्षिणी आयाम। एक उत्तरी आयाम का, वो दक्षिणी आयाम। 21 याद रखिएगा, 21 मार्च को क्या कहेंगे? बसंत ऋतु। 23 सितंबर को शरद ऋतु, 21 जून को ग्रीष्म आयाम और 22 दिसंबर को शीत आयाम। ठीक है, या ग्रीष्म आयाम को एशियाड में लिखता है उत्तरी आयाम और शीत आयाम को लिखता है दक्षिणी आयाम। मतलब 21 मार्च को सूरज कहां लंबवत चमकेगा? कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को कहां चमकेगा? मकर रेखा पर। और 21 मार्च से 23 सितंबर लंबवत कहां चमकेगा? विषुवत रेखा। याद रखिएगा कि जब विषुवत रेखा पर अगर सूर्य लंबवत चमकेगा तब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। ठीक है, मतलब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर तो जब सूर्य का किरण अगर विषुवत रेखा पर लंबवत चमके तब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमके तो कर्क रेखा कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना, चंद्र चमकेगा ना, उन्हें दिन बड़ा और रात छोटा। मतलब भाई 21 जून को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटा। ठीक है, और इसके ठीक जब 21 जून को चंद्र कर्क रेखा पर था, दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे बड़ा, दिन सबसे छोटा। ठीक है, अब 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकता है? मकर रेखा में। जब मकर रेखा पर चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा, तो उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ा और दिन सबसे छोटा। शरद एवं शीत एवं कुछ ही रहा है, नहीं समझ में आया। कुछ के बोलिए। ये मकर रेखा पर थोड़े कह रहे हैं। जब आप कितना बढ़िया से कल वो बताए थे कि दुनिया का जितना भी डेवलप कंट्री है दक्षिणी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, पर जितना भी वैज्ञानिक आकलन हुआ उत्तरी गोलार्ध का आदमी किया कि दक्षिणी गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का आदमी। तो जो भी सिस्टम तय करेगा उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से करेगा कि दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से? उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से। तो जरा सही बता दो, 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो चाहे हमारा यूरोप हो चाहे हमारा उत्तर अमेरिका हो, वहाँ जाड़ा पड़ता है कि नहीं? वहाँ जाड़ा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो अरे यूरोप रहे चाहे उत्तर अमेरिका रहे, उत्तरी गोलार्ध में है। यूरोप और उत्तर अमेरिका कौन गोलार्ध में है? सामने मैप करके देखिए ना, देखो उसमें मैं बात करता हूं। तो जब उत्तरी गोलार्ध में है, उच्च अक्षांश में है, तो उच्च अक्षांश में है का मतलब क्या हो कि भाई जितना ठंडा थोड़ा ही पड़ेगा ना, उत्तर तुलना में ज्यादा कड़ाका का ठंडा वहां पड़ेगा, यूरोप नहीं पड़ेगा। तो अगर वो कल बताए थे कि जे भी नियम तय करेगा वो अपने हिसाब से नियम तय करेगा ना, वो अपने हिसाब से नियम बनाएगा ना। जो बनाने वाला था भाई वो 22 दिसंबर को कुछ ही रहता है, चाड़ा रहता है, तो भाई वो सीट बनावेगा तो ग्रीष्म बना, वो सीट बनावेगा तो ग्रीष्म बना। हां, लेकिन 22 दिसंबर को चाहे जितना भी ज्योग्राफर है या जितना भी जलवायु वैज्ञानिक, ठीक है, सारा जलवायु वैज्ञानिक या सारा ज्योग्राफर मैक्सिमम, ठीक है, या तो अमेरिका का है या तो यूरोप ना। भारत वाला का नाम मेरा में आना है, ऑस्ट्रेलिया वाला में अमेरिका तो का गिनर चुना आना है। ठीक है, बाकी जो एशिया वगैरह का जो वैज्ञानिक, एशिया वगैरह का वैज्ञानिक, उसका भी रेयर केस में नाम आता है गिनर चुना। अरे पहले आपको कहते हैं कि भाई दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग हैं, दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, लेकिन रेनेसां के बाद जो सिचुएशन एकदम पलटा था। ठीक है ना, तो ये आप भी बनाते रहना कि हम दुनिया में सबसे पढ़े लिखे पर, ठीक है ना, ये गलत फहमी है। आप नहीं कहते हैं भाई हम विश्व के पंडित बने, विश्व के ज्ञाता विश्व गुरु बने। अरे रेनेसां क्या, रेनेसां नहीं कह रहे आप नहीं, रेनेसां के पहले आप थे, लेकिन जितना भी खोज हुआ ना सब रेनेसां के बाद। रेनेसां समझते हैं ना, रेनेसां समझते हैं, हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण।
पुनर्जागरण समझता है ना? पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? इनसे जागना बोले सुतल था। बोले सुतल था उचित। जो भी नियम कानून तय होगा श्रीमान सर्वोत्तरी गुलाब के हिसाब से नियम कानून तय होगा। वो भी आदमी यहाँ जैसे नम्मा रखेगा ना, अब अमेरिका वाला कोई आदमी जैसे अमरी का नम्मा अलेक्जेंडर का भाई नम्मा बोले में चढ़ा लगता है नहीं लगता है। अब खास करके एंटोनी वॉन लीवन ये नम्मा में जाकर चाकू में जाकर कहीं हो रहा है कौन देगा वो एक बार को नहीं बोलेगा, दूसरी बार बोलिएगा एंटोनी वॉन लीवन हो इतना जाके बोलेगा। तो अमेरिका वाला अगर आवेगा थोड़ा फिर अगर थोड़ा कहेगा कि अपना नाम तय करो तो उसने नंबर रखेगा जो नंबर वाला याद है। ये सब चीज के पता मत पड़े। जो भी खोज करे वाला का सब तो कर लिए आप देखा आप लोग छोटे मोटे करते रहते हैं विश्व में भी अब तोहर आदमी कमाई जाएगा अमेरिका इंग्लैंड हम वहां जाके मार पहले नस्लीय भेदभाव कौन सी का बेसिस टॉप 10 में क्या कोई यूनिवर्सिटी है कौन सी का बेसिस खाली अपन मुंह से कैसे हम के सम्मानी हम के सम्मानी हो गए कौन सी मुझे बोलिए ना सर चलो चलो बताओ दक्षिणी आयरलैंड की स्थिति कैसी था सही दक्षिणी आयरलैंड सही है सही भी गलत विश्व की स्थिति 21 मार्च 22 अक्टूबर सही भी गलत 21 मार्च 23 सितंबर उत्तरी आयरलैंड की स्थिति 21 जून सही भी गलत सही तो पूछा है तो प्रयुक्त में से कौन सा से असत्य है हां एक 28 नंबर में दिया है उत्तर आयरलैंड की स्थिति पर विचार करें। पहला में दिया है सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। उत्तरी आयरलैंड में कोई उत्तरी आयरलैंड मतलब कि क्या नहीं उत्तरी आयरलैंड मतलब हो गया 21 जून उत्तरी आयरलैंड मतलब में किसे चुना हुआ सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। मकर रेखा पर लंबवत लिखा जाएगा कर्क रेखा पहला गलत। दूसरा में दिया है उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुका होता है। हाँ सर सही है उत्तरी गोलार्ध इसी तरह नाम पे गले उत्तरी गोलार्ध देख लो बता ये फोटो बनाई ले इतना बढ़िया से बना के दिखाया है देखो भी सब पूरा बिठा देना ये 21 मार्च की स्थिति 23 सितंबर ये 21 जून आई 22 दिसंबर अब मिला ये नॉर्थ पोल साउथ नॉर्थ पोल साउथ नॉर्थ पोल साउथ नॉर्थ पोल साउथ अब मिला पोल निकल जीते अब इसमें दिया है उत्तर अयनाम की स्थिति पर विचार कीजिए। सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है गलत है
दूसरा नंबर में दिया है उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ये कौन सी है? उत्तरीय नाम है, उत्तरीय नाम है। आई वाला हो गया नॉर्थ, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य सूर्य की तरफ ना झुकल है उत्तर वाला भाग, माने जो उत्तरी ध्रुव है इस सूर्य की तरफ झुका हुआ है। दूसरा सही कि गलत? दूसरा सही। और तीसरा में दिया है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं। उत्तर है ना, 21 जून को सबसे बड़ा दिन है। अरे सूर्य चलने रहेगा उन्हें दिन बड़ा, अगर अपोजिट वाला में ला, अरे सूर्य चलने रहेगा उन्हें दिन बड़ा, अगर अपोजिट वाला में ला। अच्छा सूर्य जब कर करेगा वाला हुआ चमकेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटा। चक्कर के रेखा पर चमकेगा, चमककर रेखा पर चमकेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा। तो उत्तरी गोलार्ध में जब दिन सबसे बड़ा हो, दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे बड़ा हो, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर दिन सबसे बड़ा हो, उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ा हो। ठीक उल्टा होता है। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं। उत्तरी रात के बारे में पूछा है, दिन सबसे बड़ा होगा ना, सही कुछ ही हो जाएगा। हां ये गलत है, तीन भी गलत है, खाली सही खाली तू होगा। 29 नंबर में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन परिभ्रमण कहलाता है। दूसरा नंबर में दिया है सूर्य के चारों एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को घूर्णन करते हैं। हां परिभ्रमण करते हैं। ग्लोब पर वह भी जो दिन और रात को विभाजित करता है कहलाता है। हां प्रतिदीप्ति भी तब मैंने बताया थे, दिन और रात को विभाजित करने वाला रेखा क्या है? प्रतिदीप्ति। अभी सुन, अरे 21 मार्च 23 सितंबर विश्व, 21 मार्च को 23 सितंबर को कुछ होगा विश्व, 21 मार्च को बसंत विश्व, 23 सितंबर साहित्य। और देशांतर रेखा जानते करते हैं, देशांतर रेखा क्या कहते हैं? दोनों ध्रुव को मिलाता है, दोनों ध्रुव को मिलाने वाला रेखा क्या कहलाता है? देशांतर रेखा। 31 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला नंबर में दिया है 21 मार्च और 23 सितंबर की अवस्था को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर लिखा, 21 मार्च और 23 सितंबर, दिसंबर लिखा, दिसंबर नहीं होगा सितंबर, तो पहला गलत है। दूसरा नंबर में दिया है 21 जून की स्थिति को उत्तर है नाम का, सही है। और तीसरा नंबर में दिया है 21 दिसंबर की अवस्थिति को दक्षिणी है नाम का। अरे ऐसे होता है 22 दिसंबर, लेकिन इसका हिसाब से कितने महीने थोड़े ज्यादा कैसे मानता है? आंसर होगा 1 से अधिक, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 1 से अधिक वैसे होता है, ऐसे होना चाहिए 22 दिसंबर। सोनमकर रेखा वाला हुआ चमकता है 22 दिसंबर, लेकिन एनसीईआरटी बताया है 21 दिसंबर। हम एनसीईआरटी को गलत नहीं ठहरा सकते, दिक्कत की सब किताबों पे गलत का देंगे, लेकिन एनसीईआरटी को गलत नहीं कर सकते। 21 मारेंगे क्या? हां इसका आंसर होगा डी। कुछ में बताया बी मरवा है। हां तो 22 दिसंबर ऐसे होना चाहिए, 22 दिसंबर भाई, अभी तो चोरी करता 22 दिसंबर। 20 ईयर में हमारी 29 दिन का क्यों होता है? कुछ नहीं सही मान देते। पृथ्वी में 2 प्रकार का गति है, पृथ्वी में क्या प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन? हां घूर्णन और परिभ्रमण। पृथ्वी में 2 प्रकार का, एक घूर्णन और एक परिभ्रमण। ठीक है, अब घूर्णन का अगर आप बात करें तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, क्या कहेंगे? पृथ्वी कितना देर में अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर एक राउंड घूम जाता है।
इसी को हम लोग लगभग में कहा देते हैं, लगभग में 24 के, लगभग कितना हो गया 24 का। और अगर हम परिक्रमण का बात करें तो परिक्रमण का जो अवधि होता है ये होता है 365.25, 365.25 मतलब 365 दिन और 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा। अब 365 दिन 6 घंटा है, अगर हम प्रत्येक 4 साल पर जोड़ेंगे तो छोटे कितना 24, तो यही जो प्रत्येक साल तो 6 घंटा पड़ रहा है ना, इस चरवा साल में जाकर कौन सी हो जाएगी पूरा एक दिन है। तो जब पूरा एक दिन मतलब 24 घंटा हो गया ना, तो छोटो के 24 होगा ना। अगर 4 साल अगर हम लगातार 6 घंटा जोड़ेंगे तो छोटो के 24 एक, तो 6 साल लीप ईयर होगा ना, तो लीप ईयर में हमारा दिन 365 दिन का नहीं होगा, 366 दिन का। ठीक है, तो यही जो अतिरिक्त 6 घंटा है ना, यही अतिरिक्त 6 घंटे अगर जुड़ते चलता है तो दिया है लीप ईयर में 29 दिन क्यों होते हैं। पहला में दिया है पृथ्वी हर छोटे साल तेजी से घूमती है, पृथ्वी का घूर्णन गति हमेशा बराबर रहता है, न घटता है न बढ़ता है। और दूसरा नंबर में दिया है हर साल बचाए गए 6 घंटे 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। सही जो अतिरिक्त 6 घंटा हर साल निकल के आ रहा है, अगर हम 4 साल में जोड़ेंगे तो छोटो के 24 एक दिन बढ़ गया, तो प्रत्येक 4 साल में कुछ होगा लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा मतलब 365 दिन का साल नहीं होगा, साल के दिन के 366। वहां से आपका मानचित्र वगैरह बना दिया, मतलब को नहीं की ये वाला पहले पढ़ा देंगे, सोल्यूशन करा दे जो